का नाम और फोटो तो योगी सती सन्यासी के जैसा है, लेकिन केवल नाम और रूप देख करके कैसे किसी का विश्वास किया जाए, उसका चरित्र भी देखना पड़ता है कि सन्यासी होकर के मुख्यमंत्री बने हैं। मुख्यमंत्री माने राजा, लेकिन किसी सन्यासी ने सन्यास छोड़ करके राजा पद स्वीकार किया हो, ऐसा कोई उदाहरण है आपके समाज में? छोटी चीज छोड़ करके बड़ी चीज पकड़ी जाती है, बड़ी चीज छोड़ करके छोटी चीज नहीं पकड़ी जाती है। मंच पे खड़े होके कहते हैं बटोगे तो कटोगे, देखने में कुछ, सुनने में कुछ, करने में कुछ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 11 मार्च को आयोजित संत समागम और जनसभा से गोरक्षा आंदोलन को लेकर बड़ा संदेश सामने आया है। दरअसल इस पूरे आंदोलन की अगुवाई कर रहे स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने 7 मार्च को वाराणसी से गौ प्रतिष्ठा धर्मयुद्ध यात्रा का शंखनाद किया था। काशी से शुरू हुई यही यात्रा 11 मार्च को लखनऊ पहुंची और यहां आयोजित जनसभा से आंदोलन के अगले चरण का ऐलान कर दिया गया। सवाल अब यह है कि क्या गोरक्षा का यह आंदोलन आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति को भी प्रभावित करेगा? दोस्तों, बता दें कि शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने पहले ही उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को 40 दिन का अल्टीमेटम दिया था। मांग की थी गायों को राज्य माता घोषित किया जाए और बीफ निर्यात पर सख्त रोक लगाई जाए, लेकिन तय समय सीमा पूरी होने के बाद भी इस मांग पर कोई बड़ा निर्णय सामने नहीं आया। ऐसे में जब काशी से शुरू हुई गौ प्रतिष्ठा धर्मयुद्ध यात्रा लखनऊ पहुंची तो यहां से आंदोलन को अगले चरण में ले जाने की घोषणा कर दी गई। बताते चलें कि 7 मार्च को वाराणसी से जब इस यात्रा की शुरुआत हुई थी, तब शंकराचार्य के तेवर काफी सख्त नजर आए थे। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि यदि गोरक्षा के सवाल पर सरकार गंभीर नहीं हुई तो वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हिंदू मानने से भी इनकार कर देंगे। इसी बयान के बाद यह आंदोलन पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया था। लेकिन इसके बाद जब राजधानी लखनऊ में जनसभा की अनुमति मिली तो तस्वीर कुछ बदली हुई दिखाई दी। आपको बता दें कि प्रशासन ने इस जनसभा को कुल 26 कड़ी शर्तों के साथ अनुमति दी थी। यह कार्यक्रम लखनऊ के आशियाना क्षेत्र में स्थित कांशीराम स्मृति उपवन में आयोजित किया गया। इन शर्तों में तय समय सीमा के भीतर कार्यक्रम समाप्त करना, किसी भी धर्म या समुदाय के खिलाफ भड़काऊ बयान न देना, कानून व्यवस्था प्रभावित न होने देना और प्रशासन के निर्देशों का पालन करना शामिल था। प्रशासन ने साफ चेतावनी भी दी थी कि यदि इन शर्तों का उल्लंघन हुआ तो कार्यक्रम की अनुमति तुरंत रद्द की जा सकती है। इसी बीच जब लखनऊ में मंच से शंकराचार्य ने संबोधन दिया तो उनके तेवर पहले की तुलना में कुछ बदले हुए दिखाई दिए। खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हिंदू नहीं मानने वाला उनका पहले का बयान इस मंच से दोहराया नहीं गया और पूरा जोर गोरक्षा आंदोलन को आगे बढ़ाने पर रहा। यही वजह है कि इस जनसभा को लेकर केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि आंदोलन की रणनीति के अगले चरण के तौर पर भी देखा जा रहा है। दोस्तों, बताते चलें कि भले ही सभा स्तर पर पीछे की अधिकांश कुर्सियां खाली रहीं, लेकिन मंच से बोलते हुए शंकराचार्य ने कहा कि गोरक्षा केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं है बल्कि भारत की संस्कृति सनातन परंपरा का प्रश्न है। उन्होंने कहा कि जब तक गाय को वह सम्मान नहीं मिलेगा जिसकी मांग की जा रही है, तब तक संत समाज यह आंदोलन जारी रखेगा। देखिए जनसभा में उपस्थित लोगों के बीच क्या कह रहे हैं शंकराचार्य। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गो माता की गो हत्या, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। यहाँ पर गौ माता के संदर्भ में समवेत हुए। यज्ञ जो है बिना गाय और ब्राह्मण के नहीं हो सकता। ब्राह्मण और गाय एक ही कुल के हैं। ब्राह्मणाश्चैव गावश्च कुलमेकं दुधा कृतम एकत्र मंत्रास्तिष्ठन्ति हविरेकत्र तिष्ठति। यज्ञ करने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है, एक मंत्र की जरूरत होती है और दूसरे घी की जरूरत होती है जिससे आहुति दी जाती है। तो आहुति के लिए घी गाय के पास है
और आहुति देते समय बोलने वाला जो मंत्र है वो ब्राह्मण के पास है। इसलिए गाय और ब्राह्मण भारतीय संस्कृति के मूल स्रोत माने जाते हैं। जहाँ गाय होगी, जहाँ ब्राह्मण होंगे, वहाँ पर यज्ञ होगा, और जहाँ पर यज्ञ होगा वहाँ देवता प्रसन्न रहेंगे, और जहाँ देवता प्रसन्न रहेंगे वहाँ मनोकामना पूर्ण होती रहेगी। इसलिए भारतीय संस्कृति में गाय और ब्राह्मण की रक्षा की जाती है। ब्राह्मण जो है हम सनातन धर्मियों का चेहरा है। उसका मतलब ये नहीं है कि वो अकेला है। उस चेहरे के साथ ब्राह्मण के साथ क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र तीनों लगे हुए हैं। हमारे वेदों ने कहा है ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः उरु तदस्य यद् वैश्यः पदभ्याम शूद्रः अजायत। हमारे भगवान की मूर्ति कैसे बनती है? मुख से ब्राह्मण, छाती से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और चरण से शूद्र, ये चार बनते हैं। ये चार बनने का मतलब है कि चारों से ही भगवान की मूर्ति समूची बनती है। अगर चार में से एक अलग हो जाएगा तो भगवान की मूर्ति खंडित हो जाएगी। आज गायों पर भी आक्रमण हो रहा है। आज फिर से उसी तरह का दृश्य देखने को मिल रहा है जब ब्राह्मणों और गायों पर प्रहार करता हुआ हमारा शासक दिखाई दे रहा है। ये निशाचरी वृत्ति का द्योतक है। आपने सुना हमारे मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ जी, इन्होंने माघ मेले में ब्रह्मचारियों सन्यासियों के ऊपर डंडे अपनी पुलिस के द्वारा बरसाए और आज तक उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की, बल्कि उनका सदन में खड़े होकर के समर्थन किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सनातन धर्म के प्रतीकों पर ये प्रहार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने नोटिस देकर के हमसे पूछा कि आप 12 घंटे में बताइए कि आप शंकराचार्य कैसे हैं। तो हमको उसका जवाब लिख करके देना पड़ा। 12 घंटे में ही हमने दे दिया, लेकिन देना पड़ा कि भाई इस तरीके से हमारा प्रमाण है कि हम शंकराचार्य हैं। उसके बाद तो कुछ नहीं बोल पाए। लेकिन फिर हमने भी आप लोगों की तरफ से, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे पास आए, उनको बड़ा बुरा लगा कि एक मुख्यमंत्री जिसका कोई इसमें तात्पर्य नहीं है, वो क्यों पूछ रहा है शंकराचार्य से कि शंकराचार्य हैं कि नहीं है, प्रमाण दीजिए। तो हमने आप सबकी ओर से उनसे भी एक प्रश्न पूछ लिया। आप लोगों ने सुना होगा, सुना है? किसने किसने सुना? हाथ उठाओ। हमने उनसे प्रश्न पूछ दिया कि आप भी योगी जी बताइए कि आप असली हिंदू हैं कि नकली हिंदू हैं। और 40 दिन का समय हमने उनको दिया कि सिद्ध करो कि तुम असली हिंदू हो, कि वो गेरुआ कपड़ा पहनते हैं। फोटो उनका देखो तो साधु सन्यासी जैसा दिखाई देता है। मुंडन है, गले में माला है, कभी कभी तिलक है, कभी नहीं भी है, और गेरुआ कुर्ता है। इससे क्या लगता है कि ये सन्यासी है? उनका नाम देखो, योगी आदित्यनाथ, तो उससे भी लगता है कि योगी सती सन्यासी हैं। तो उनका नाम और फोटो तो योगी सती सन्यासी के जैसा है, लेकिन केवल नाम और रूप देख करके कैसे किसी का विश्वास किया जाए? उसका चरित्र भी देखना पड़ता है, आचरण भी देखना पड़ता है। आप लोग स्कूल से एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाते हो, छोटा सा बच्चा भी, तो उसको भी चरित्र प्रमाण पत्र देना पड़ता है। देना पड़ता है कि नहीं बेटा? देना पड़ता है ना। कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो लेके जाना पड़ता है। जब छोटे से बच्चे को भी चरित्र का प्रमाण पत्र देना पड़ता है, तो बड़े को क्यों नहीं देना पड़ेगा? तो हमने देखा कि इनका चरित्र दिखाओ, तो इनका चरित्र क्या दिखा कि सन्यासी होकर के मुख्यमंत्री बने हैं। मुख्यमंत्री माने राजा। अभी तक आप लोग अपना इतिहास उठा करके देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जहां राजाओं ने अपना राजपाट छोड़ करके सन्यास धारण कर लिया है कि नहीं? ऐसे उदाहरण सैकड़ों हैं। लेकिन किसी सन्यासी ने सन्यास छोड़ करके राजा पद स्वीकार किया हो, ऐसा कोई उदाहरण है आपके समाज में? है कोई? इससे पहले सुना है किसी का नाम कि वो सन्यासी हो गए फिर सन्यास छोड़ करके राजा बन गए? छोटी चीज छोड़ करके बड़ी चीज पकड़ी जाती है, बड़ी चीज छोड़ करके छोटी चीज नहीं पकड़ी जाती है। तो सन्यासी अगर राजा के विरुद्ध नहीं खड़ा होगा तो कौन खड़ा होगा? राज छोड़ करके लोग सन्यासी बनते रहे। अब ये स्थापित किया जा रहा है
कि सन्यासी राजा बनेगा। सन्यासी कभी राजा नहीं बन सकता, और बन भी जाएगा तो सही नहीं होगा, और यही हो रहा है। आप लोगों ने सन्यासी राजा बना लिया, गाय की रक्षा तक नहीं हो पा रही है। कहते हैं हमारे राज्य में किसी की हिम्मत नहीं है, औकात नहीं है। जो शब्द कहा है वक्तव्य में, औकात नहीं है कि कोई गाय पे खरोंच लगा दे। अभी हम बनारस से चले, परसों आ रहे थे रायबरेली, तो बीच में सुल्तानपुर जिला पड़ा। सुल्तानपुर में सैकड़ों लोग रास्ते में खड़े थे। हमको उन्होंने रोका और रोक करके कहा कि महाराज जी फोटो वोटो सब ले आए थे, अखबार की कतरन ले आए थे कि 1.5-2 महीना पहले हमारे गांव में गाय का सिर काट करके किसी ने फेंक दिया। हम लोगों ने खूब आंदोलन किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आज तक किसी को कोई दंड नहीं दिया गया। अब आप बताओ कि गाय का सिर बिना खरोंच के काट दिया गया, जिस समय काटा जा रहा होगा खरोंच नहीं लगी होगी, मौके पर ये है। और वक्तव्य में औकात नहीं है किसी की। ये जो बात हो रही है कि मंच पे कुछ और असल में कुछ और। मंच पे खड़े होके कहते हैं बटोगे तो कटोगे, और फिर जब सदन में जाते हैं तो कानून पास कर देते हैं यूजीसी, लड़ो मरो आपस में। क्यों बांटने वाला कानून बनाते हो जब बटोगे तो कटोगे मंच पे खड़े होके कहते हो? लेकिन यही हो रहा है, देखने में कुछ, सुनने में कुछ, करने में कुछ। और हमारे यहाँ परिभाषा बना दी है पूर्वजों ने कि जिसके मन में जो है वही वाणी में है, और जो वाणी में है वही कर्म में है, वो तो है महात्मा। और जिसके मन में कुछ और है, वाणी में कुछ और है और कर्म में कुछ और है, वो है दुरात्मा। कर्मण्येकम मनस्येकम वचस्येकम महात्मनाम, कर्मण्यन्यत वचस्यन्यत मनस्यन्यत दुरात्मनाम। दुरात्मा की पहचान है कि अंदर कुछ बाहर कुछ, मुख में राम। हाँ, ये देखिए हमारे नेताजी बोल रहे हैं, मुख में राम बगल में छुरी, ये नहीं चलेगा। लेकिन गौमांस का निर्यात निरंतर भारत से बढ़ता चला जा रहा है और गायों की संख्या घटती चली जा रही है। जब हम हिंदू होकर के अपनी गौ माता को नहीं बचा सकते तो किसको बचा सकेंगे? कहीं ना कहीं गौ हत्या के पापी बन गए, क्योंकि उन्हीं के वोट से बनी सरकारें गौ हत्या का लाइसेंस दे रही हैं और निर्यात करवा रही हैं। इसलिए आप भी कहीं ना कहीं गौ हत्या के पापी बन चुके हो। केवल गाय को छुरी लेके काटने वाला ही गौ हत्यारा नहीं होता। गौ हत्यारा कौन? तो हमारे शास्त्रों ने कहा है, अनुमंता विशेषिता, निहंता क्रय विक्रयी, संस्कर्ता चोपहर्ता च, खादकश्चेति घातकाः। कौन कौन हत्यारा है? अनुमंता, जो अनुमति देता है काटने की, सहयोग करता है। तो आप अनुमंता हैं, आपने कहा कि सरकार बनाओ तो बना लिया आपके वोट से। विशेषिता माने जो काटता है, निहंता जो प्राण वियोग कर देता है, मतलब इतना काट देता है कि प्राण ही निकल जाए। क्रय विक्रयी जो कटे हुए मांस को खरीदता और बेचता है। संस्कर्ता जो उसको पकाने लायक छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है। और उपहर्ता जो उसको पकाता है, पका करके परोसता है और फिर उसको जो खाता है। इतने सारे लोग सबके सब गौ हत्यारे माने जाते हैं। आपको बता दें कि इसी मंच से पूरे उत्तर प्रदेश में परिक्रमा अभियान चलाने की भी घोषणा की गई। यह परिक्रमा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर से शुरू होगी और प्रदेश के कई जिलों से गुजरते हुए गोरखपुर में ही समाप्त होगी। इस घोषणा के बाद यह साफ हो गया कि गोरक्षा को लेकर चल रहा यह अभियान अब प्रदेश व्यापी जन आंदोलन का रूप लेने की तैयारी में है। इस जनसभा में एक दिलचस्प राजनीतिक प्रयोग भी देखने को मिला। शंकराचार्य ने मंच से मौजूद लोगों से पूछा कि कौन भारतीय जनता पार्टी का है, कौन कांग्रेस, कौन समाजवादी पार्टी और कौन बहुजन समाज पार्टी का समर्थक है। कुछ लोगों ने कांग्रेस और सपा का समर्थन बताते हुए हाथ उठाया, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों ने
हाथ उठाकर यह कहा कि वे भाजपा से जुड़े थे और अब गोरक्षा आंदोलन के साथ खड़े हैं। इसे मंच से एक संकेत के तौर पर भी पेश किया गया कि गोरक्षा का मुद्दा किसी एक पार्टी का नहीं बल्कि पूरे हिंदू समाज का विषय है। हालांकि सभा स्थल की तस्वीर भी अपने आप में कहानी कहती नजर आई। सामने टेंट के नीचे हजारों लोग मौजूद थे और संत समाज के अनुयायी बड़ी संख्या में दिखाई दिए, लेकिन पीछे की ओर लगी कई कुर्सियां खाली भी नजर आईं। इसका मतलब यह नहीं कि सभा खाली थी, लेकिन यह जरूर दिखा कि भीड़ उतनी विशाल नहीं थी जितनी बड़े राजनीतिक आयोजन में देखने को मिलती है। दोस्तों, बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम को अब 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि गोरक्षा जैसे धार्मिक मुद्दे को लेकर पूरे प्रदेश में परिक्रमा अभियान शुरू करना सरकार पर एक सामाजिक और धार्मिक दबाव बना सकता है और इसी मौके की तलाश में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि शंकराचार्य की ओर से यह संदेश भी दिया गया कि यदि सरकार गोरक्षा के सवाल पर ठोस कदम उठाती है तो संत समाज उनका स्वागत करेगा, लेकिन यदि ऐसा नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। ऐसे में अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि गोरखपुर से शुरू होने वाली प्रस्तावित परिक्रमा आगे चलकर कितना बड़ा जन समर्थन जुटा पाती है और इसका 2027 के विधानसभा चुनाव पर राजनीतिक असर कितना गहरा होता है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। कुल मिलाकर लखनऊ की इस जनसभा से एक बात साफ हो गई है कि गोरक्षा का मुद्दा आने वाले समय में फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति के केंद्र में आ सकता है। बताते चले कि अब गोरखपुर से शुरू होने वाली उत्तर प्रदेश परिक्रमा इस आंदोलन की दिशा और प्रभाव तय करेगी। आने वाले महीनों में यह अभियान केवल धार्मिक आंदोलन रहेगा या फिर 2027 के चुनावी माहौल में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा, इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ, तब तक बने रहिए क्लाउन टाइम्स के साथ। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।